तो हम यहाँ पर आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में प्रॉपर्टीज देख रहे थे, हम टेस्ट ऑन वाटर पर केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल इंप्यूरिटीज इन द वाटर या केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स इन द वाटर। तो केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स के अंदर देखें तो अभी तक हम देख चुके हैं उसके बेसिक सस्पेंडेड सॉलिड्स और अल्कलिनिटी वाली प्रॉपर्टी तक आप पहुंच चुके थे और पीएच मान उसका। केमिकल इंप्यूरिटीज में प्यूरिटी में आप कहां तक पहुंच चुके थे? हम पहुंच चुके हैं अल्कलिनिटी वाले टॉपिक तक। आज का जो टॉपिक है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपका साइंस बैकग्राउंड के अगर आप स्टूडेंट्स रहे हैं या साइंस में आपका कोई एग्जाम होती है जिसमें साइंस से भी क्वेश्चन आते हैं तो उसमें इस टॉपिक से भी आपके आ सकते हैं। उस टॉपिक का नाम है हमारा हार्डनेस ऑफ द वाटर, जिसको आप बोलते हैं कि सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर। तो वो आपको क्वालिफाई जो होगा या क्लासीफाई होगा कि हार्ड वाटर है या सॉफ्ट वाटर है, तो उसकी जो क्वालिफिकेशन है या उसकी जो क्लासिफिकेशन है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो किस तरीके से अफेक्ट करते हैं वाटर के हमारे हार्डनेस के ऊपर, वो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें हार्डनेस ऑफ वाटर, तो हार्डनेस इंप्यूरिटीज नहीं है, हार्डनेस किसके कारण आती है वो बता रहे हो आप, क्लियर है? एक होगा सॉफ्ट वाटर, एक होगा हमारा हार्ड वाटर। तो हार्डनेस आपकी क्या है? प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी किसके कारण आती है वाटर के अंदर, वो आप देख रहे हैं, क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स। तो इसमें आप देख रहे हो हार्डनेस आपकी किसके कारण आती है। हार्डनेस आप ऐसा नहीं बोलोगे कि इंप्यूरिटी है, ये इंप्यूरिटी आती किसके कारण है वो आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। केमिकल वाटर क्वालिटी या इंप्यूरिटीज। तो आप देख रहे हैं जैसे हार्डनेस, तो हार्डनेस आपकी जनरली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और इनके सल्फेट्स के कारण आती है हमारी, क्लियर है? जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ओके, हार्डनेस भी हमारी दो प्रकार की होती है, एक होती है टेम्पररी हार्डनेस, एक होती है परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस मतलब आप अगर उसके अंदर थोड़े से ट्रीटमेंट वगैरह कर दे तो वो इजीली ट्रीट हो जाए, वो सॉफ्ट वाटर बन जा सकता है। जैसे अगर आपके वाटर में कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कंपाउंड हैं, तो इसके कारण जो इंप्यूरिटीज आएगी और इसके कारण जो आपके हार्डनेस आएगी वाटर के अंदर, वो हमारी बनेगी एज अ टेम्पररी हार्डनेस, क्लियर है? वो एक होती है जिसको हम कार्बोनेट हार्डनेस भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि कार्बोनेट कंपाउंड्स के कारण होती है। अगर आपके उसी कंपाउंड में या उसी वाटर में कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, इस तरीके से कंपाउंड हैं, ये क्लोराइड या फिर सल्फेट वाले कंपाउंड्स, इनके कारण टेम्पररी की बजाय परमानेंट हार्डनेस आती है। मतलब आप इसको इजीली ट्रीट नहीं कर पाते हो, या नहीं कर पाते हो इजीली, उस हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको परफेक्ट कुछ मेथड्स या प्रोसेस या आपको कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स का उपयोग करना पड़ेगा, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये कुछ कंपाउंड्स का। इनके कारण जो आएगी वो हमारी कुछ परमानेंट हार्डनेस और टेम्पररी हार्डनेस दो प्रकार की होगी। इन्हीं अल्कलिनिटी को रिप्रेजेंट करती है हमारी कार्बोनेट हार्डनेस, क्लियर है? क्योंकि कुछ समय पहले आपने पढ़ा है कि अल्कलिनिटी जो होती है हमारी, ये होती है डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ आयंस इन वाटर टू न्यूट्रलाइज द हाइड्रोजन आयंस। और उसमें आपने बोला था कि कार्बोनेट अल्कलिनिटी, बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी और कॉस्टिक अल्कलिनिटी मतलब हाइड्रोक्साइड, इनके कारण जो आती है तो उसको हम बोलेंगे अल्कलाइन वाटर। तो यही कंपाउंड अगर हमारे वाटर में प्रेजेंट हो रहे हैं और इसी के कारण सिर्फ हार्डनेस आ रही है तो उसको हम बोलेंगे कार्बोनेट हार्डनेस, अदरवाइज वो हमारी नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होगी। तो कार्बोनेट हार्डनेस किसके कारण आती है? तो आप बताएंगे कि वो अल्कलिनिटी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब मैं आपके वाटर में ऐसा बोल दूं कि हार्डनेस है किसके कारण? कार्बोनेट के कारण और नॉन कार्बोनेट दोनों कंपाउंड्स के कारण है। अगर मैंने बोल दिया कि अल्कलिनिटी जो वाटर के अंदर है वो आपका 20 मिलीग्राम पर लीटर है, और आपसे वो पूछे कि अगर टोटल हार्डनेस जो मेरी वाटर के अंदर है वो आपका है 200 मिलीग्राम पर लीटर, कितना है? 200 मिलीग्राम पर लीटर आपकी टोटल हार्डनेस है यहाँ पर, और उसमें आप बोल रहे हैं कि ये बनती है कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस का कंपाउंड। और ये आपको जो बोल रहे हो कि कितनी है यह, तो आप बोल रहे हैं कि 200 मिलीग्राम पर लीटर है, और वो आपसे पूछे कि बताइएगा कि आपकी जो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है
वो कितनी है? अगर उस वाटर में जो अल्कलिनिटी है वो रिप्रेजेंट कर रही है आपकी 20 मिलीग्राम पर लीटर। तो जितनी अल्कलिनिटी होगी उतनी ही कार्बोनेट हार्डनेस रिप्रेजेंट करेगा। तो अल्कलिनिटी के बराबर या लेस देन होगी हमारी कार्बोनेट हार्डनेस। क्लियर है? तो आप यहां पर जैसे ऐसा बोल सकते हो कि यही हमारी क्या है, कार्बोनेट हार्डनेस। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि नॉन कार्बोनेट हार्डनेस हमारी 180 मिलीग्राम पर लीटर रही होगी, यानी कि जो हमारे क्लोराइड या सल्फेट कंपाउंड्स है उसके कारण जो हार्डनेस आ रही होगी नॉन कार्बोनेट, वो हमारी कहलाएगी 180 मिलीग्राम पर लीटर। तो इस तरीके से भी आपकी एग्जाम में सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस बन सकते हैं और बनते भी हैं। ये टर्म्स ध्यान रखें। हार्डनेस जो आती है मल्टीवेलेंट कैटायनिक आयंस के कारण होती है। हार्डनेस जो हमारी बनती है वो किसके कारण होती है? मल्टीवेलेंट कैटायनिक आयंस। मल्टीवेलेंट कैटायनिक आयंस मतलब जिसके भी आयन 2 से ज्यादा हो उन कंपाउंड्स के कारण हमारी क्या बनेगी? उन कंपाउंड्स के कारण हमारी बनेगी आपकी हार्डनेस। जैसे कि MgCO3, तो इनमें भी टू नेगेटिव आयंस होते हैं हमारे। क्लियर है? तो आप बताएंगे कि इन दोनों के कारण हमारी क्या बनेगी? आपकी हार्डनेस। NaCl की बात करें तो सोडियम +1 है तो क्लोरीन -1 है। क्लियर है? तो ये सिंगल कंपाउंड है, तो सिंगल कंपाउंड के कारण फिर हमारी क्या नहीं आएगी? हार्डनेस नहीं आएगी। क्लियर है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण आ सकती है, सोडियम क्लोराइड के कारण नहीं आएगी। तो सोडियम कंपाउंड जो होगा उसके कारण जो आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? सूडो हार्डनेस। इसके कारण अल्कलिनिटी आ सकती है बट इसके कारण हमारी हार्डनेस डेवलप नहीं होगी। ये कंपाउंड थोड़े से ध्यान रखें, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। और यही आपके हार्डनेस है। और बाकी इसके अलग अलग प्रोसेस होती है कि जियोलाइट प्रोसेस, और इनके थ्रू आप इसको हार्डनेस को किस तरीके से दूर कर देते हैं। हार्डनेस in the water is caused due to presence of due to presence of multivalent metallic and these multivalent cationic ions creates the hardness, and these may be temporary or permanent hardness will be formed. कार्बोनेट कंपाउंड और बाइकार्बोनेट कंपाउंड्स की कारण आती है। अब आप क्या बोल रहे हैं कि जनरली जो हार्डनेस आती है वो किनके कारण आती है? जो मेटालिक आयंस होते हैं, जैसे जिसके प्रेजेंस होती हैं
कैल्शियम और मैग्नीशियम कंपाउंड, क्लियर है? जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, इस तरीके से नंबर ऑफ कंपाउंड्स इनके कारण होती हैं। आयरन क्लोराइड, मैग्नीज क्लोराइड इनके कारण भी हो सकती हैं, बट ये हमारे जो खाने पीने की चीजों हैं उसमें बहुत कम आते हैं। वाटर में इंप्योरिटीज डालेंगे ये बहुत कम अमाउंट में, इसलिए एनालिसिस पर्पस के लिए और कैलकुलेशन पर्पस के लिए सिर्फ हम क्या मानते हैं कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड के कारण ही जनरेट होती है। तो आप क्या बोल रहे हैं कि जो हार्डनेस होती है वाटर के अंदर वो किसके कारण आती है? तो दिस मल्टीवेलेंट cationic ions, these multivalent cationic ions, उसके कारण आपको क्या प्रॉब्लम होगा? मल्टीवेलेंट cationic ions are most abundant या extracted, मतलब कहां से आते हैं या कहां से छोड़े जाते हैं? तो मल्टीवेलेंट cationic ions are most abundant in a natural water source या natural resource water, in natural are due to calcium and magnesium. And some other cationic metallic ions also creates the hardness, but we will not consider in the analysis and calculations purpose. And some other cationic are also forms the hardness, like Fe2 plus ions यानी कि मैग्नीशियम आयरन, मैग्नीज, Mn2 plus ion, अल्यूमिनियम, Al3 plus ions, इस तरीके से हमारे कुछ कंपाउंड्स हो सकते हैं। ये भी प्लस में कंपाउंड होंगे और ये भी प्लस में कंपाउंड्स। तो आयरन, मैग्नीज, अल्यूमिनेट, इस तरीके से कंपाउंड्स हो सकते हैं जिनके कारण आपको हार्डनेस का फॉर्मेशन हो सकता है। बट ये थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखें, बट दीज आर फाउंड इन मच स्मॉलर क्वांटिटीज या स्मॉलर अमाउंट, स्मॉलर क्वांटिटीज इन द नेचुरल वाटर। क्या बोल रहे हैं कि बट दीज आर फाउंड इन मच स्मॉलर क्वांटिटीज इन वाटर एंड हैंस, इसीलिए एंड हैंस impurities, the hardness of water
henceforth practical purposes hardness of natural water represented by the sum of, किसका सम या किसके कारण होगी, तो by the sum of calcium and magnesium ions, calcium and magnesium ions। तो ये टर्म्स ध्यान रखें हम। ये 2+ आयन होंगे, मल्टीवेलेंट मतलब 2 से ज्यादा आयन होने चाहिए हमारे, क्लियर है। इस तरीके से हमारे आयन हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारी हार्डनेस रिप्रेजेंट, हार्डनेस के कारण क्या होगा कि इसके कारण कंजम्पशन ऑफ सॉल्ट ज्यादा हो जाएगा, झाग नहीं बनेंगे, क्लियर। इस तरीके से आप यहाँ पर इसके पॉइंट्स लिखेंगे आगे फिर हम। तो ये आपका फॉर्मेशन करता है हार्डनेस का। Hardness of water can be defined and determined by the spectrophotometric techniques। और यहाँ पर अगर हम क्लासिफाई करें कि हार्डनेस कितने प्रकार की होती है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि हार्डनेस कैन बी क्लासिफाइड एज, हार्डनेस कैन बी क्लासिफाइड एज 2 टाइप्स। 2 प्रकार से आप यहाँ पर हार्डनेस को रिप्रेजेंट कर सकते हो। Hardness can be defined as in a 2 way। कौन कौन से 2 तरीके हो सकते हैं? एक हो सकती है हमारी कार्बोनेट कंपाउंड्स के कारण, तो उसको हम बोलते हैं कार्बोनेट हार्डनेस या CH, कार्बोनेट हार्डनेस। और एक होती है हमारी नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, NCH। इसी को हम बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस, इसी को रिप्रेजेंट करते हैं आप टेम्पररी हार्डनेस। इट्स कॉज्ड ड्यू टू कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। बिकॉज कैल्शियम कंपाउंड जो बनेगा या कैल्शियम कार्बोनेट जो बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब है कि किसी से घुलकर वो वापस प्रेसिपिटेस या क्रिस्टल के फॉर्म में जमा हो जाता है। तो क्रिस्टल आप क्या कर सकते हो, नीचे बिठा सकते हो। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट इजीली हमारा पानी के अंदर नीचे बैठ सकता है। बट कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर घुले रहते हैं, आप चाहे उनके गर्म करो या कुछ भी करो वो खत्म नहीं होता है। तो ऐसा पानी जो नॉर्मल बॉइलिंग के थ्रू क्या हो जाए, हमारा सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एज योर कार्बोनेट हार्डनेस या टेम्पररी हार्डनेस। ऐसा वाटर जिसको गर्म करें या कुछ भी गर्म करने पर भी उसकी टेम्पररी हार्डनेस या उसकी हार्डनेस खत्म नहीं हो रही है, फिर भी जैसे गर्म पानी के अंदर भी, जैसे देखा होगा ना, कभी कभी आप बोलते हो कि कपड़े साफ धोना है या कपड़े अच्छे तरीके से धोना है, तो आपकी मम्मी आपको क्या बोलेगी, थोड़ा सा गर्म पानी करके उसके अंदर फिर आप डिटर्जेंट का उपयोग करो। क्यों? क्योंकि वो वाटर अगर आपका कभी हार्ड हुआ तो थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाएगा और उसके अंदर जो आप डिटर्जेंट का उपयोग करेंगे तो झाग अच्छे से बना लेगा, फॉर्म का फॉर्मेशन इजीली हो जाएगा। बट ऐसा वाटर की गर्म पानी के अंदर भी फॉर्म का फॉर्मेशन इजीली नहीं हो रहा है, कि प्रैक्टिकल केस है, आप अगर चेक करना चाहें तो इजीली नहीं हो पा रहा है,
तो वो हम बोलेंगे कि वो किसके कारण आ रहा होगा। वो हो सकता है कि कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, या दूसरे कंपाउंड्स होंगे जो कैल्शियम और मैग्नीशियम या आयरन क्लोराइड और ये कंपाउंड्स, इसके कारण हमारी क्या हो सकती है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस या परमानेंट हार्डनेस। इसके लिए आपको फिर अलग प्रोसेस अपनानी पड़ेगी, जैसे लाइम सोडा प्रोसेस आती है हमारी, एक जियोलाइट प्रोसेस आती है, बैक एक्सचेंज प्रोसेस आती है, उस तरीके से आप इसको उपयोग करते हैं। कार्बोनेट्स यानी कि CO3 टू नेगेटिव आयंस एंड बाइकार्बोनेट्स HCO3, वन इसका और वन इसका, कितने हो गए, 2 कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, carbonates and bicarbonates of calcium and magnesium caused CH in the water, carbonate hardness in the water, and these will create, या will react the boiling water, then form the precipitator. These hardness also called as temporary hardness. Because ये जो हार्डनेस है, बिकॉज these hardness can be easily removed by किसके थ्रू, by boiling process, boiling of water, बॉइलिंग प्रोसेस के थ्रू आप इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इन विच कैल्शियम कार्बोनेट, इन विच कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब इसके अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा वो इजीली हमारा क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेबल होगा। इन विच कैल्शियम कार्बोनेट forms and these are precipitable मतलब जो बैठ सकता है, इजीली प्रेसिपिटेड। तो इस तरीके से आप यहां पर कुछ फॉर्मेशंस में बता सकते हैं।
तो ये कुछ फॉर्मेशन आप यहां पर बता सकते हैं कि किस तरीके से ये आपका लाभकारी है। अब इसके अंदर क्या लिख लेंगे हम, सल्फेट, एसोफॉर, क्लोराइड, Cl2, नाइट्रेट, NO3, etc. of calcium and magnesium compounds magnesium compounds caused non-carbonate hardness, and it's also called as, क्या बोलते हैं आप इसको, is also called as permanent hardness, permanent hardness, pH की टर्म्स में भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Similarly, because this hardness cannot be easily removed by, because these hardness cannot be easily removed by boiling of water. To remove these, we have required to remove these permanent hardness, to remove this permanent hardness, we have required to we have required, या we can remove, ये ऐसा लिख सकते हैं, to remove this permanent hardness we have required to use water softening technique, water softening techniques, ये टेक्निक आपको अपनानी, ये सिंपल बॉइलिंग से हो रहा है, जबकि इसके लिए आपको वाटर सॉफ्टनिंग टेक्निक का उपयोग करना पड़ेगा। ये कुछ मेथड्स हैं या प्रोसेस ही ध्यान रखेंगे आप।
तो ये दो प्रकार की हार्डनेस हो जाती है। ओके, इसमें आप और पॉइंट क्या ध्यान में रखेंगे कि जो हार्डनेस है वाटर सॉफ्टनिंग की, जैसे मैंने बताया लाइम सोडा प्रोसेस वाटर सॉफ्टनिंग टेक्निक्स में आती हैं, जियोलाइट प्रोसेस आती है। मतलब ये जियोलाइट आपकी एक सॉइल है, जैसे रेत के ऊपर से आपने पानी को बहा दिया तो कुछ केमिकल प्रोसेस के थ्रू उसको हम बोलते हैं जियोलाइट प्रोसेस या बेस एक्सचेंज प्रोसेस। इस तरीके से हम इसको तो दूर करते हैं। बॉइलिंग मतलब नॉर्मली पानी को हीटिंग के थ्रू। तो ये प्रोसेस हो जाती है। कुछ नोट पॉइंट में लिख लेंगे हम। क्या नोट पॉइंट बनाएंगे आपकी? हार्डनेस मेजर्ड बाय हार्डनेस मेजर्ड बाय स्पेक्ट्रो फोटोमेट्रिक टेक्निक्स, इसके थ्रू आप हार्डनेस को मेजर कर सकते हैं। दूसरा, मैग्नीशियम मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी कि MgCO3, इसका भी आप देखेंगे पर्पस। जैसे आपने यहां पर बोला है कि कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेबल यानी कि पानी के अंदर क्या हो सकता है, क्रिस्टल के फॉर्म में अलग हो जाएगा, दूर हो जाएगा उससे, तो छान कर आप अलग कर सकते हो ना। नहीं, जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप क्लोरीन वगैरह डालें तो क्लोरीन डालने के बाद आपको कुछ पार्टिकल्स, या आपने फिटकरी का नाम सुना होगा नहीं, जिसको हम बोलते हैं एलम, तो उस फिटकरी को अगर आप पानी के अंदर घुमाएं तो पानी को साफ नहीं कर रहा है, उसका मतलब क्या है, वो कोलाइड पार्टिकल को कलेक्ट करते हुए उनका वजन बढ़ा रहा है। कोलाइड पार्टिकल मतलब जो फाइन फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो ना तो डूब पाते हैं न ऊपर तैर पाते हैं, बीच में जो रहते हैं, तो डूब नहीं पाते हैं तो नीचे बैठेंगे नहीं, तैर नहीं पाते हैं तो उसको आप छान भी नहीं पाओगे, मतलब आप छलनी से उसको छानोगे तब भी वो पानी के अंदर चले जाएंगे, तो आप उसको इजीली नहीं कर पाते। तो उन कोलाइड पार्टिकल का वजन बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पर एक केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं कि अगर आपके अलग अलग जो कण हैं वो अलग अलग अगर क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, तो आप क्या कर दिए कि अलग अलग जैसे तैर रहे थे, इनको केमिकल प्रोसेस से आपने पास में ला दिया। पास में लाने पर क्या हो जाएगा, इनका वजन बढ़ जाएगा। जैसे अलग अलग तैर रहा था, इसको बाय केमिकल एक्शंस, बाय केमिकल प्रोसेस आपने क्या कर दिया, केमिकल प्रोसेस होगी मतलब तो केमिकल इसके ऊपर छिड़काव कर दिया। जैसे तो इल्लियां जैसे इंसेक्ट्स, आपने अगर कोई पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया तो वो जो इंसेक्ट्स हैं वो क्या करेगी, उस दवाई का अटैक में आएगी, उनको ग्रहण कर लेगी तो मर जाएगी। तो उसी तरीके से जब केमिकल का आपने पानी के ऊपर छिड़काव किया, केमिकल के अंदर वाटर के अंदर इंसर्ट किया, वो केमिकल जिसकी हम बात कर रहे हैं फिटकरी जैसे, तो वो क्या करेगा, इन पार्टिकल्स को पास में ला देगा, क्योंकि इनके पॉजिटिव नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करेंगे वो। तो ये पार्टिकल्स इस तरीके से पास में हो जाएंगे, इसको हम बोलने लग जाते हैं फ्लॉक, या एक क्लॉट के फॉर्म में छोटा सा पार्टिकल बन गया। ये छोटे छोटे पार्टिकल इस तरीके से क्लॉक के फॉर्म में हो जाएंगे, तो इसका वजन बढ़ गया। अब वजन बढ़ गया तो फिर ये क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल आपने फ्लोट दे दिया, ग्रेविटेशनल फ्लोट, या फिर थोड़ी देर उसको स्टेबिलिटी दे दी, तो वाटर धीरे से क्या हो जाएगा, उस वाटर के अंदर ऐसे फ्लॉक नीचे जमने लग जाएंगे। क्लियर है? तो आपने देखा होगा जब फिटकरी घुमाते हो आप पानी के अंदर
तो कुछ समय बाद आपको दिखता है कि आपके पानी का जो बर्तन है या मटका है जो भी है अपॉट, उसके पेंधे में या उसके तले में आपको कुछ पार्टिकल्स बैठे हुए दिखते हैं और आप बोलते हो कि देखो मम्मी या देखो पापा आकर देखो आप कितना गंदा पानी था अपने घर में, वो सारा गंदा मटेरियल नीचे बैठ गया। तो वो कौन से वो कोलाइड पार्टिकल्स थे, वो आपके उसका वेट बढ़ा दिया। आपने क्या करना, लाइटर वेट को हेवी वेट में कन्वर्ट कर दिया और जिस प्रोसेस के थ्रू किया है इसको हम बोलते हैं कोएगुलेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं गाइस इसको हम, कोएगुलेशन प्रोसेस। तो कोएगुलेशन का मतलब क्या हुआ है, ये आपके सिलेबस में नहीं है गाइस, तो इसलिए मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, टेस्ट ऑफ वाटर है, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर नहीं है। बट मान लीजिए कि खुदा ना खास्ता कभी एग्जाम में आ जाए कि कोएगुलेशंस क्या होता है, फ्लोकुलेशंस क्या होता है, क्योंकि ये तो इन्वायरमेंट का पार्ट, तो कभी आ जाए बेसिक बेसिक तो आप बता सकते हो कि कोएगुलेशंस फ्लोकुलेशन से क्या होता है। जैसे बीच बीच में मैं आपको जानकारी देते जा रहा हूँ, पिछले वीडियो में भी कुछ मैंने आपको इसी तरीके से बताया होगा किस तरीके से आप स्टिल वाटर, फ्रेश सीवेज और इनके उपयोग देखते हैं। तो यहाँ पर जो कोएगुलेशन से वो टर्म्स क्या हो सकती हैं कि लाइटर या कोलाइडर पार्टिकल को हेवियर पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए जिन केमिकल्स का उपयोग करते हैं उनको आप रिप्रेजेंट करते हो एज अ कोएगुलेंट्स। क्या रिप्रेजेंट करते हो गाइस उसको आप, कोएगुलेंट्स। तो ये प्रोसेस कहलाएगी हमारी कोएगुलेशन। तो कोएगुलेंस के थ्रू आपने क्या किया है, कोलाइडल पार्टिकल को या लाइटर पार्टिकल को हेवियर पार्टिकल में या फ्लॉक पार्टिकल में कन्वर्ट किया। फ्लॉक के थ्रू वो पार्टिकल नीचे फिर सेटल हो जाएगा, तो इस प्रोसेस को फिर हम बोल देते हैं फ्लॉक्यूलेशन। दोनों टर्म्स क्लियर हो गई आपको। कोएगुलेशंस मतलब क्या है, लाइटर कोलाइडल पार्टिकल्स को हेवियर पार्टिकल में कन्वर्ट करना ताकि उनका वजन बढ़ा ले और वो धीरे धीरे नीचे सेटल हो, तो वो कोलाइड पार्टिकल्स कहलाएंगे। फिर फ्लॉक के फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, इनका नीचे सेटलमेंट होने की जो प्रोसेस हो जाएगी वो कहलाती है हमारी फ्लोकुलेशन। इस तरीके से टर्म्स ध्यान रखेंगे हम। तो आपने जहां बोला है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है दैट इज MgCO3 या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इज soluble in water, is soluble in water, then it cannot be easily precipitation form. But मैग्नीशियम कार्बोनेट की जब हम प्रोसेस या जो मैग्नीशियम MgCO3 आया है इसको फिर हम रिएक्ट करवाकर उसमें कन्वर्ट करवा लेंगे। इसमें प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कैल्शियम के साथ में रिएक्शन करवा के। It does not precipitate. आपको फिर प्रेसिपिटेट के फॉर्म में यह नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से एक नोट पॉइंट है जो आप अपने माइंड में रख सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। तो ये प्रोसेस थोड़ी सी आप ध्यान रखिएगा। एक नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे। सोडियम आयंस, ये है मेटेलिक आयंस,
मतलब ये अपवाद है आपका। ये ध्यान रखें, जैसे आपने क्या बोला कि मेटेलिक कैटायनिक आयंस आपके हार्डनेस फॉर्म करते हैं, बट सोडियम आयंस के कारण हमारा क्या नहीं होता है, हार्डनेस जनरेट नहीं होती है। सोडियम आयंस है मेटेलिक, these are metallic ions does not impart the causable hardness. Hence this hardness is called as pseudo hardness। क्या रिप्रेजेंट करते हैं आप इसको, pseudo hardness। तो pseudo hardness किसके कारण होती है, सोडियम आयंस के कारण हमारी pseudo hardness का फॉर्मेशन होता है। सोडियम आयंस के कारण कैसी हार्डनेस होगी गाइस, हमारी pseudo हार्डनेस का फॉर्मेशन होगा। ये टर्म्स भी थोड़ी सी आप ध्यान में रखेंगे। यहां पर एक पॉइंट लिख लेंगे हम, इफेक्ट ऑफ हार्डनेस इफेक्ट्स ऑफ हार्डनेस। फिर तो आपको पता है कि झाग वगैरह का फॉर्मेशन हो ही होगा सही से, इसके कारण आपको कुछ प्रॉब्लम इस तरीके से दैनिक दिनचर्या में आ सकती है। हार्ड वाटर लीड्स टू लेजर लेसर फॉर्म फॉर्मेशन एंड हैंस, इसके कारण क्या प्रॉब्लम होगी, एंड हैंस कंजम्पशन ऑफ वाटर, सॉरी कंजम्पशन ऑफ सॉप, मतलब ज्यादा सरफ मिलाना पड़ेगा आपको, कंजम्पशन ऑफ सॉप विल इंक्रीज। शॉप का कंजम्पशन हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। इट लीड्स टू स्केलिंग ऑफ बॉयलर, मतलब बॉयलर के ऊपर पानी या कुछ लेयर्स जमने लग जाएगा, जैसे कैल्शियम या मैग्नीशियम हुआ। इट लीड्स टू स्केलिंग ऑफ बॉयलर, बॉयलर मतलब बड़ा कुकर या बड़ा पानी गर्म करने का यंत्र, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उपयोग होता है हमारा। इट लीड्स टू स्केलिंग ऑफ बॉयलर
क्या लिख सकते हैं, इट कॉजेज इनक्रस्टेशन, यानी कि वही पाइप में जमना, इनक्रस्टेशन एंड कोरोजन ऑफ पाइप और पाइपलाइन, अगर आपकी सीमेंट कंक्रीट की पाइपलाइन रही या फिर हमारा मेटेलिक पाइपलाइंस रही, इट कॉजेज इनक्रस्टेशन एंड कोरोजन ऑफ पाइप. सॉरी. अब इसके कारण और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपने देखा होगा कि आपके घर वाले या आप जो भी हो, अगर आप पानी का उपयोग करें और वो खराब पानी हो या हार्ड पानी हो, तो आप बोलोगे कि यार इससे खाना अच्छा नहीं बनता है. क्या बोलेंगे आपके मम्मी पापा या आपके जो भी पेरेंट्स या जो खाना पकाते हैं वो क्या बोलेंगे, इससे खाना अच्छा नहीं बनता है, स्वाद अच्छे से नहीं आता है अगर हम हार्ड वाटर का उपयोग करें. या आप ऐसा बोलो कि जो बोरवेल का पानी है उसका उपयोग करो, क्योंकि बोरवेल का जनरली पानी हमारा हार्ड वाटर के फॉर्म में कंसिडर किया जाता है. इट मेक्स फूड, इट मेक्स फूड टेस्टलेस, स्वादहीन भोजन बनाता है यार. मतलब आपने बाकी सारे इंग्रेडिएंट इफेक्टिव यूज किए हो, बट अगर पानी ही खराब हो तो भी थोड़ा सा स्वाद में फर्क आएगा. क्लियर है. तो आपको अच्छा खाना खाना है तो उसके लिए भी पानी क्या होना चाहिए, साफ होना चाहिए, सही होना चाहिए, जिसमें हार्डनेस कम होनी चाहिए हमारी. तो ये भी टर्म्स थोड़ा सा हम ध्यान में रखेंगे. ओके, दो पॉइंट ये भी लिख लें. मैग्नीशियम हार्डनेस, आपकी जो मैग्नीशियम कंपाउंड्स के कारण जो हार्डनेस आने वाली है, तो अगर मैग्नीशियम हार्डनेस मैग्नीशियम हार्डनेस with sulfate ions causes laxative effect on health, causes laxative effect. दस्त लगा देगा आपका, वो क्या लगा देगा, दस्त, laxative effect on health. laxative effects on health. But however, but प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट हार्डनेस डज नॉट कॉज दी हेल्थ इफेक्ट, मतलब हेल्थ के ऊपर कोई उसके ऊपर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ते हैं. बट कैल्शियम हार्डनेस does not imparts any health problem.
does not impart any health problems। तो ये टर्म्स भी हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ओके, तो कुछ टर्म्स लिख लेंगे आप इसके अंदर, बेसिक बेसिक सी। जैसे हम कैल्शियम और मैग्नीशियम के टर्म्स में ही टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस को रिप्रेजेंट करेंगे। कार्बोनेट के कारण जो होगी वो हमारी टेम्पररी, और बाकी जो कंपाउंड्स के कारण होगी वो हमारी परमानेंट हार्डनेस होगी। तो मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस, तो आप क्या लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट? हार्डनेस इन वाटर expressed as, कैसे एक्सप्रेस करेंगे? एज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट इन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कंपाउंड्स। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड्स में कितना है यह? इक्विवेलेंट ऑफ calcium positive 2 ions and positive ion, equivalent of calcium and magnesium positive 2 ions present in water। किसमें? इन मिलीग्राम पर लीटर। क्या बोल रहे हैं कि हार्डनेस इन वाटर एक्सप्रेस्ड एज कैल्शियम कार्बोनेट हार्डनेस, दोस इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कंपाउंड्स। मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड में अगर आप देखें
तो कितने मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के टर्म्स में सारे ले आएंगे, जैसे आपका कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सभी को कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में अगर हम देखें तो कितना मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है उन सभी के कारण, तो वो आपको रिप्रेजेंट करेगा कि 1 लीटर पानी में कितना मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। जैसे आप बोल रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट हमारा 200 मिलीग्राम है उसके अंदर, तो उसमें 200 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट बनाने की क्षमता है किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो वो इंप्योरिटीज आपकी कैल्शियम की हो सकती है, मैग्नीशियम की, कंपाउंड्स की हो सकती है, ये आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश में है वहां पर। तो यूनिट ध्यान रखिएगा, मिलीग्राम पर लीटर में आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट टर्म्स लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, amount of calcium and magnesium ions compounds determined by टाइट्रेशन। टाइट्रेशन का मतलब होता है किसी के साथ में मिला देना। जैसे कि आप अगर मान लीजिए कि आप बोल रहे हैं कि आपको जलेबी बनाना है, तो शुगर सॉल्यूशन बनाना है, तो आपने शुगर को टाइट्रेट किया है वाटर के साथ में, क्लियर है, तो वाटर टाइट्रेटेड विद शुगर ऐसा बोलेंगे हम, उसी तरीके से मिलाना। तो अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम डिटरमाइंड बाय टाइट्रेशन मेथड, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक मेथड with a compound is called as EDTA, with ये जब आपने फर्स्ट ईयर में बी में पढ़ा होगा, एनवायरमेंट वाला प्रोजेक्ट, तो वहां पर भी आपने इसको कंसिडर किया है। इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऐसा लिख सकते हैं, EDTA method, and in this method, in this method यानी कि EDTA method, in this method EDTA is titrated with ethylene diamine tetraacetic acid, ऐसा लिख लें। In this method, water is titrate with किसके साथ में, इथिलीन डायमीन, titrate with ethylene
इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक titrate with ethylene tetra diamine tetra acetic acid एक तो एग्जाम का क्वेश्चन ही हुआ हमारा by using इरिक्लॉम इरिक्रॉम ब्लैक टी एज अ इंडिकेटर अब ये क्या है हमारा इरिक्रॉम ब्लैक टी तो आपने बोला है कि एज अ इंडिकेटर इंडिकेटर मतलब क्या आपको पता कैसे चलेगा कि कितनी मात्रा में है इरिक्रॉम ब्लैक टी एज अ इंडिकेटर मतलब मार्केट में जैसे आपका अगर आप बोल रहे हैं कि आपको शुगर सॉल्यूशंस यूज किया आपने शुगर सॉल्यूशंस आपको क्या देगा कि थोड़ा सा आपको मीठा सा स्वीटनेस देगा अब आप बोल रहे हैं कि उस जलेबी में या जो स्वीट्स आप बना रहे हैं उसमें थोड़ा सा आपको कलर भी तो कलर एज अ इंडिकेटर आप यूज कर रहे हो कि अगर आपको येलो कलर चाहिए या ऑरेंज कलर चाहिए तो आपने ऑरेंज कलर वहां पर मिला दिया है ताकि वो हमें इंडिकेशंस देगा इंडिकेशंस मतलब जो आगे स्वीट्स आने वाला है वो ऑरेंज कलर का आएगा क्लियर है तो ऑरेंज में कोई आपका क्या नहीं है कोई आपको मेजरमेंट या मिठास नहीं है मिठास तो आपके शुगर सॉल्यूशंस में है तो जो भी रिजल्ट देना है तो वो तो आपको ईडीटीए देगा बट ईडीटीए के कारण जो फॉर्मेशन होगा वो किस तरीके से होगा तो वो आपको कलर के फॉर्म में वहां पर थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर दोगे कि अगर आपका येलो ब्लैक इस तरीके से कलर आएगा तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा तो ब्लैक कलर का आपका एक इरिक्रॉम टाइप का कंपाउंड्स रहता है जो मार्केट में ईबीटी के नाम से मार्केट में अवेलेबल होता है तो इरिक्रॉम ब्लैक टी आप एज अ इंडिकेटर आप यूज करते हैं बाय यूजिंग इरिक्रॉम ब्लैक टी एज अ इंडिकेटर जो इंडिकेट करेगा आपको एज अ इंडिकेटर तो ये टर्म्स भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे इंडिकेटर के फॉर्म में आप किसका उपयोग करते हैं हार्डनेस निकालने के लिए जब वाटर की हार्डनेस आप किसके थ्रू मेजर कर रहे हो ईडीटीए के थ्रू आप उपयोग करते हैं इरिक्रॉम ब्लैक टी का ये भी हमें एक टर्म्स याद होना चाहिए पता होना चाहिए ईबीटी फॉर्म्स ईबीटी फॉर्म्स रेड कलर when मिक्स कौन सा रेड कलर फॉर्म करेगा एंड इंडिकेटेड एज या टाइट्रेशंस के साथ में मिलाने के बाद या जो हमारा ईडीटीए चेंजेस विद जो टाइट्रेशंस में चेंज होगा तो वो किस तरीके से फॉर्मेशन देगा आपको आपने जैसे ही इस इरिक्रॉम ब्लैक टी को ईडीटीए के साथ में मिलाया तो आपको रेड कलर देगा और वो टाइट्रेशंस के बाद में जो चेंजेस कलर देगा वो कौन सा देगा ईबीटी फॉर्म्स रेड कलर एंड टाइट्रेशन changes
8 से इंटू, मतलब आपने ईडीटीए के साथ में मिक्स किया है, तो जो टाइट्रेशन होगा, घुलन होगा, तो उसके बाद आपको कौन सा कलर देगा, वो ब्लू कलर। तो टाइट्रेशन चेंजेस इट्स ब्लू कलर। एंड टाइट्रेशन चेंजेस कलर टू। कौन सा कलर? ब्लू कलर। ये भी थोड़ा सा टर्म्स हम ध्यान रखेंगे। अब यहां पर कुछ नोट पॉइंट्स के फॉर्म में आप लिख लेंगे। अब अल्कलिनिटी और इन दोनों को आप कोरिलेट करेंगे एक बार, तो अगेन एक नोट फॉर्म कर लेंगे आप यहां पर कि कौन कौन सी बेसिक लिमिट्स होती हैं इसके अंदर, क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये आपको थोड़ी सी जानकारी में हो जाए, तो आप क्या लिख लेंगे, कुछ कुछ पॉइंट्स जो आपकी एग्जाम के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में हो सकता है। ये आपने देख लिया होगा और लिख लिया होगा। बाइकार्बोनेट
and carbonate ions in water are usually given by या given as गिवन एज या गिवन बाय किन कंपाउंड्स के कारण दिए जाएंगे, तो ये आप बता रहे हैं कि गिवन बाय कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम। आप बोल रहे हैं कि पानी में किस किस के कारण क्या क्या मिनरल जैसे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आ सकते हैं। तो आपने बोला कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। बट सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के कारण इतनी हार्डनेस नहीं आएगी। तो आप बोलेंगे कि सोडियम के कारण सिर्फ अल्कलिनिटी आती है। क्लियर है? तो मतलब आपने जब अल्कलिनिटी पढ़ा था तो तब भी आपने बताया था कि कैल्शियम और मैग्नीशियम कंपाउंड्स और सोडियम कंपाउंड्स हमें अल्कलिनिटी का फॉर्मेशन करते हैं, लवणता लाते हैं। बताया था ना आपने कि बाय हाइड्रोक्साइड कंपाउंड्स या हमारे जिनमें प्रॉपर्टी हो कि हाइड्रोजन आयंस को चेंज कर दें, उनके कारण हमारी अल्कलिनिटी आती है। तो आपने क्या बोला कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम के कारण, तीनों के कारण अल्कलिनिटी आती है और हार्डनेस भी हमारी मोस्टली इनके कारण आती है। बट सोडियम के कारण जो हार्डनेस आती है वो आपके लिए इतना इफेक्टफुल नहीं होती है, प्रभावकारी, आपको हानिकारक प्रभाव इतना नहीं देती है। तो हम क्या करते हैं, इसका दुष्प्रभाव हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो आपने क्या बोला, मतलब इसके हार्डनेस को कंसिडर नहीं करते हैं। तो सोडियम के कारण अल्कलिनिटी तो आ सकती है, बट हमारी क्या नहीं आ सकती है, हार्डनेस नहीं आएगी। और आपने ये पढ़ा है कि अल्कलिनिटी जो आती है वो कार्बोनेट कंपाउंड्स के कारण ही आती है। क्लियर है? जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में बताया था। तो आप यहां पर एक पॉइंट ये ध्यान में रखेंगे कि कार्बोनेट हार्डनेस या टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और अल्कलिनिटी किसके कारण होती है, इन तीनों के कारण। तो अल्कलिनिटी के बराबर या उससे कम हो सकती है हमारी हार्डनेस, कौन सी, टेम्पररी वाली हार्डनेस। तो अगर आपकी टोटल हार्डनेस की वैल्यू, अगर आप ऐसा बोलें कि टोटल हार्डनेस इज लेस देन इक्वल टू अल्कलिनिटी ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या है कि टोटल हार्डनेस आपकी कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर है, उसमें कोई सी भी नॉन कार्बोनेट हार्डनेस नहीं है। और अगर टोटल हार्डनेस ग्रेटर देन दी अल्कलिनिटी हार्डनेस, अल्कलिनिटी, तो देन हम क्या बोलेंगे कि उसमें हमारी नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी या परमानेंट हार्डनेस भी मीटिंग हो रही है। तो ये पॉइंट थोड़े से ध्यान में रखेंगे आप। ये लिखा था आपने कि कार्बोनेट अल्कलिनिटी, बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी और हाइड्रोक्साइड कंपाउंड और इनके कारण हमारी अल्कलिनिटी जनरेट होती है, और कुछ और आपके कंपाउंड्स हैं। अब अगर आप बोले alkalinity caused by alkalinity, तो इसके कंपाउंड लिखिएगा, alkalinity caused by these compounds, इन कंपाउंड्स के कारण हमारी अल्कलिनिटी आ सकती है। तो ये नोट पॉइंट में आप लिखा रहेगा, ध्यान में रहेगा, अल्कलिनिटी कॉज्ड बाय दिस कंपाउंड्स। और ये कंपाउंड्स कैसे होंगे देखिएगा, ये कंपाउंड्स कौन कौन से होंगे आप बताएंगे। जिससे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट हो सकता है,
2CO3 होता है हमारा। और सोडियम बाइकार्बोनेट हो सकता है। और किसके कारण हो सकती हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कारण, कैल्शियम कार्बोनेट्स के कारण, CaCO3 एंड CaHCO3 कंपाउंड्स के कारण भी हमारे हार्डनेस आ सकती है। हाँ, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट HCO3 होल्टाइज ना। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स के कारण हो सकती हैं MgOH होल्टवाइज, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, MgCO3, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ये कंपाउंड से जिनके कारण हमारी हार्डनेस हो सकती है। बिल्कुल इन्हीं कंपाउंड्स के कारण हमारी अल्कलिनिटी हो सकती है। बट ये जो कंपाउंड से जो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के कंपाउंड्स, इनके ही कारण सिर्फ हमारी टेम्पररी हार्डनेस आती है या कार्बोनेट हार्डनेस आती है। इन कंपाउंड्स के कारण हार्डनेस डेवलप नहीं होगी या कोजेबल हार्डनेस नहीं आएगी। इनके कारण हमारी जो आती है उसको हम बोलते हैं सूडो हार्डनेस। इन कंपाउंड्स के कारण, जैसे आपको एग्जाम में दे दिया है कि Na2CO3 के कारण जो हार्डनेस हो रही होगी इसको क्या बोलेंगे? तो आप क्या बोलोगे? सूडो हार्डनेस। इनके कारण हो रही होगी तो उसको क्या बोलोगे? टेम्पररी हार्डनेस या कार्बोनेट हार्डनेस। इस तरीके से याद रखिएगा। अब आपसे बोले कि इन सभी के कारण अल्कलिनिटी हो रही है, तो हार्डनेस टोटल कितनी हो गई? इनके कंपाउंड्स के कारण तो 3 कम हो जाएंगे हमारे, अगर आप थोड़ा सा ऐसा समझे तो। ये नोट पॉइंट में आप यहां पर मेंशन कर लेंगे। सोडियम आयंस does not produce or impart hardness. Sodium hardness, sodium ions does not produce or imparts hardness because it's a single valent ions। कौन से हैं? सिंगल, Ca2 प्लस, Mg2 प्लस, इस तरीके से आता है, जबकि यह Na प्लस आता है हमारा। तो आप यही बोल रहे हैं sodium ions does not produce or impart hardness because
it's a single valent metallic cations or anions, cations. It's a single valent metallic cations while जबकि हार्डनेस प्रोड्यूस्ड किसके कारण, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ multivalent cations मेटेलिक धातु वाले मल्टीवैलेंट कैटायनिक आयंस, क्या बोलेंगे, सिंगल वैलेंट मेटालिक आयंस, बट इट इम्पार्ट्स बट इट यानी कि सोडियम आयंस, बट इट प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करेगा, बट इट प्रोड्यूसेस अल्केलिनिटी, इट प्रोड्यूसेस अल्केलिनिटी। तो ये पॉइंट्स भी थोड़ा सा हमें ध्यान में रहे, माइंड में बिठा हुआ रहे हमारे। अब अगर आपके पानी में सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट अगर एब्सेंट हो तो अल्कलिनिटी जितने इसके कारण होगी उतनी ही हमारी क्या होगी, हार्डनेस होगी। तो आप क्या बोल सकते हो कि इफ NaOH Na2CO3 and NaHCO3 are absent in water, then total alkalinity is equal to the carbonate hardness। ऐसा लिख लेना। जैसे एग्जाम में वो आपसे इस तरीके से पूछ लेता हूं, दैट इज सोडियम अल्कलिनिटी इज absent।
आप क्या बोल रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसके कारण अल्कलिनिटी आपकी एब्सेंट है, यानी कि सोडियम अल्कलिनिटी इज एब्सेंट, देन टोटल अल्कलिनिटी इज इक्वल टू द कार्बोनेट हार्डनेस या कार्बोनेट टेम्पररी हार्डनेस. देन टोटल alkalinity of water is equal to कार्बोनेट हार्डनेस. ये टर्म्स भी हमें अच्छे तरीके से ध्यान में होना चाहिए. कब? जब अगर हमारी टोटल हार्ड अल्कलिनिटी किसके कारण आ रही हो? सिर्फ आपके वाटर के कारण प्रेजेंट रह रही हो. तो ये टर्म्स भी थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे. तो ये टर्म्स भी लिख लिया आपने. ओके. तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि टोटल हार्डनेस बराबर कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस. नॉन कार्बोनेट हार्डनेस. CH प्लस NCH इस तरीके से भी लिख सकते हैं. CH इज इक्वल टू
carbonate hardness is equal to less than equal to alkalinity of water। अल्कलिनिटी जितनी भी है वाटर के अंदर उससे कम या उसके बराबर रहेगी हमारी कार्बोनेट हार्डनेस। और ज्यादा किसके कारण होगी? उन्हीं सोडियम कंपाउंड्स के कारण, इन्हीं सोडियम कंपाउंड्स के कारण आपकी ज्यादा हो सकती है। तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस हो जाएगी TH माइनस कार्बोनेट हार्डनेस। यहां पर लिख लेंगे एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ हार्डनेस कितनी आपके पानी में हो सकती है, जो आपको यहां पर प्रोविजन दे रखे हैं। और वो भी कौन सी? टोटल हार्डनेस 200 मिलीग्राम पर लीटर। और कॉज ऑफ रिजेक्शन इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम कितनी? 600 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा आपकी हार्डनेस नहीं होती है। डायरेक्टली यहां से रिकमेंडेशन से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये पॉइंट्स कुछ आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपने इसकी लिमिट्स लिखी हैं, तो कार्बोनेट हार्डनेस भी आपकी अलग अलग हो सकती हैं। तो टेबल बना लेंगे आप कि किसके कारण क्या जनरेट होती है। कार्बोनेट हार्डनेस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस किन किन के कारण डेवलप हो सकती हैं, वो आप यहां पर बता रहे हैं या लिख रहे हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट्स के कारण CaCO3, MgCO3,
CaHCO3, HCO3, ये कुछ कंपाउंड्स हैं हमारे। कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, आयरन क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, CaNO3 whole twice, Mg नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट या हॉल ट्वाइस। तो एक ऐसी ही टेबल और बना लेंगे हम। यहां पर कुछ लिमिट्स लिख लेंगे आप, परमिसिबल जैसे कौन कौन सी हो सकती हैं, और डिग्री ऑफ हार्डनेस। हार्डनेस लिमिट, और यहां पर लिख लेंगे डिग्री ऑफ हार्डनेस। ये टर्म्स रहेगी हमारी मिलीग्राम पर लीटर में। जैसे कुछ लिमिट्स हैं हमारी, 0 से 55 मिलीग्राम पर लीटर हो सकता है, 56 से 100 मिलीग्राम पर लीटर हो सकता है, 0 से 55, 56 टू 101 टू 200 मिलीग्राम पर लीटर हो सकता है, 201 टू 500 मिलीग्राम पर लीटर और ग्रेटर देन 500 हो तो उसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर जैसे हार्ड सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर किस तरीके से आएगा। तो ये कहलाएगा सॉफ्ट वाटर, ये कहलाएगा स्लाइटली, मतलब थोड़ा सा ही हार्ड है। और कौन सा हो गया स्लाइटली हार्ड वाटर, मॉडरेटली हाइट वाटर, सॉफ्ट स्लाइटली, और एक टर्म्स हो जाएगा मॉडरेटली हार्ड वाटर, और कौन सा हो जाएगा वेरी हार्ड वाटर, और एक्सट्रीमली हार्ड। इस तरीके से कुछ क्लास में आप इसको कंसिडर कर सकते हो अपने टेबल को। क्लियर है।
क्लियर है? जो सोडियम अल्कलिनिटी होती है उसके कारण हमारा हार्डनेस नहीं आती है। तो ये टर्म्स ध्यान रखिए। यहां तक क्लियर है क्या गाइस आपको? तो एक छोटा सा पॉइंट्स है नोट करके, तो वो भी एक पॉइंट लिख लेंगे हम। सोडियम अल्कलिनिटी सोडियम अल्कलिनिटी will be absent only when sulfate chlorides sulfates chlorides sodium alkalinity will be absent only when sulfate chlorides etc of calcium and magnesium are present. That is non-carbonate hardness is present in water. क्लियर है? इस तरीके से आप क्या बोल रहे हैं कि सोडियम अल्कलिनिटी विल बी एब्सेंट ओनली व्हेन सल्फेट एंड क्लोराइड आयंस हमारे कैल्शियम के फॉर्म में प्रेजेंट हो, यानी कि कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड के फॉर्म में अवेलेबल हो, तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट नहीं फॉर्म होगा, क्योंकि ये उसको कन्वर्ट कर देंगे। जो सल्फेट आयन से है ये हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड और इनकी इंप्यूरिटीज को खत्म कर देगा। तो ये टर्म्स क्लियर हो गई हैं। तो इसकी जो प्रोसेस है वाटर सॉफ्टनिंग वाली, तो वो भी हुआ तो हम फिर नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर लेंगे, और बाकी की जो प्रॉपर्टीज हुई है केमिकल वाली वो भी हम कवर अप कर लेंगे। ओके, तो आज की क्लास को फिर यहीं पर विराम देते हैं गाइस हम। थैंक यू टू एवरीवन।